दोस्तों, आज फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग के संपादक राजीव रंजन सिंह। राजीव जी नई परख के मंच पर हम लोगों के सामने पॉलिटिकल इकोनॉमी की समस्याएं डिकोड करते हैं। दुनिया जियो पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करते हैं और नई परख के दर्शकों के बीच में उनकी बातें काफ़ी पसंद भी की जाती हैं। राजीव जी, आज मेरी चिंता का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था तो है ही, जाहिर है भारतीय अर्थव्यवस्था की डोर विश्व की अर्थव्यवस्था से बंधी हुई है, अमेरिका से बंधी हुई है, ईरान से बंधी हुई है, खाड़ी के देशों से बंधी हुई है और खाड़ी युद्ध से बंधी हुई है। अब कहने के लिए खाड़ी युद्ध नहीं हो रहा है मोटे तौर पर पहले की तरह, जैसा फरवरी और मार्च में हो रहा था उस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन वो बंद भी नहीं है। छोटे मोटे हमले चल रहे हैं दोनों तरफ से और एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। साथ साथ ये उम्मीद भी बंधाई जा रही है कि भाई समझौता होने वाला है, डील होने वाली है, लेकिन डील कहीं होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये है कि सबसे ज्यादा जिस देश को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है वो है हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब 8-9 दिन के अंदर 3 बार पेट्रोल और डीजल की, गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जनता में त्राहिमाम है। मोदी सरकार की लोग खुलकर, अगर सड़क पर टीवी के पत्रकार जाते हैं उनसे पूछते हैं माइक सामने मुंह पे ले जाके, तो लोग खुल के मोदी सरकार की निंदा कर रहे हैं। जाहिर है करेंगे ही, क्योंकि उनको लगता है कि जितना बढ़िया इंतजाम इन लोगों को करना चाहिए था, भंडार रखना चाहिए था जितना, तो सब इन लोगों ने उस तरीके से नहीं किया। आत्मनिर्भरता बढ़ानी चाहिए थी। हालांकि भारत में तेल के कुएं नहीं है, लेकिन पहले भारत अपने जरूरत का जितना प्रतिशत तेल निकालता था उससे कम निकाल रहा है। गैस के मामले में भी ये काफी कुछ कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। ये सारे तथ्य सार्वजनिक जीवन में है ही, हम लोग सब इन बातों के बारे में जानते हैं, बेशक लोग इन बातों के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन भारत को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्या दूसरे देशों को भी इतना ही नुकसान हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है पहली नजर में कि दूसरे देश शायद इस समस्या से इतने ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित नहीं है जितना भारत प्रभावित है। जी राजीव। बहुत ही बेहतरीन सवाल है सर आपका, और धन्यवाद अपने मंच पे मुझे बुलाने के लिए। देखिए, आपने शुरुआत की कि टीवी के जर्नलिस्ट जहां भी जा रहे हैं उनको विरोध सुनना पड़ रहा है जनता का। मोदी सरकार के खिलाफ शब्द सुनने पड़ रहे हैं जो पहले सुनने को नहीं मिलते थे। यहाँ तक पर राजीव जी, मैं एक बार फिर बीच में रुक रहा हूँ। जी, जब 2024 में मोदी जी ने बहुमत खो दिया, उस वक्त ये लोग नाम लेकर निंदा नहीं करते थे। ठीक है, उन्होंने मोदी को उतने वोट नहीं दिए इतने मोदी चाहते थे, लेकिन मोदी को नाम कम वोट दिए उन्होंने मोदी को, लेकिन नाम लेकर निंदा नहीं की। अब तो नाम लेकर निंदा कर रहे हैं। आप एकदम सही बोल रहे हैं सर, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टीवी जो है वो 1% भी निंदा या विरोध मोदी सरकार का नहीं दिखा रही है। इनफैक्ट टीवी का इतना बेकार ये है, कवरेज है कि बड़े बड़े एयरफोर्स के ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, फोन पे बात करते हैं। सब लोग अब यूट्यूब पे आ गए, सब लोग नई परख देखते हैं और यूट्यूब के चैनल्स, अलग अलग चैनल्स देखते हैं। कोई टीवी से न्यूज कंज्यूम नहीं कर रहा। जितना भी भारत का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो इंटेलिजेंट तबका है, वो सब न्यूज चैनल, टीवी चैनल्स को छोड़ के यूट्यूब पे आ गया है। और अगर ये आ रहा है, ये चीज यदि मुझे पता चल रही है, ये बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग जो रिटायर हो गए हैं, इन लोग के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है टीवी के भी जो बड़े बड़े मालिकान हैं उनको भी पता चल रही होगी। इसीलिए मजबूरी में अब ये थोड़ा बहुत मोदी सरकार का विरोध दिखा भी रहे हैं, क्योंकि इनका अपना व्यूअर बेस खत्म हो रहा है। परंतु मैं आपको वास्तविकता बताता हूं मेरे प्यारे नए परख के दर्शकों को, कि वास्तविकता जमीन पे हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। गुस्सा और आक्रोश का कारण यह है कि जो सबसे बात दिखाए गए थे कि भारत की इकोनॉमी जो है वो पूरे विश्व भर से पूंजी जो है, कैपिटल जो है वो खींच रही है और भारत एकदम पुलवित प्रसवित एकदम प्रफुटित हो रहा है और भारत खिल गया है, ऐसा अब लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तक तो टेस्ट हुआ नहीं था। रियल टेस्ट इंडिया का हुआ, पहला कोविड में और दूसरा अभी। कोविड में हमने देखा कि 2021 में ताश के पत्तों की तरह लोग जो है भर भरा के गिरे और भारत का हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व के सामने उजागर हुआ कि कितना बुरा है। और जो भी मीडिया ने थोड़ा बहुत उस टाइम में कवरेज करने का कोशिश किया, जैसे दैनिक भास्कर टाइप, वहां पे इनकम टैक्स की रेड लगा के उनको शांत करा दिया गया। तो वहां पहली बार मोदी सरकार का टेस्ट हुआ था कि इनका
इनहेरेंट स्ट्रक्चर क्या है, ये किस तरीके के लोग हैं। और दूसरा जो है अब टेस्ट हो रहा है, अब हो रहा है जब खाड़ी में युद्ध हो रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा कि भारत में स्थिति है, विश्व भर के दूसरे मुल्कों में क्या स्थिति है। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करते हैं। भारत को मैं अमेरिका से या जर्मनी से कंपेयर नहीं करता। लेट अस कंपेयर इंडिया विद जापान। जापान जो है वो भी अपनी ऊर्जा का 85 से 88% जो है वो आयात करता है, ठीक है, इंपोर्ट करता है। भारत भी करता है, जाहिर सी बात है, उतना ही। इसलिए मैं इन दोनों राष्ट्रों का कंपैरिजन कर रहा हूं। भारत और जापान दोनों 85 to 88% अपना ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। भारत की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, जापान की इकोनॉमी 4थे नंबर पे, और 4थे नंबर पे, 5वें नंबर पे, एकदम नेक टू नेक चल रहा है जीडीपी, मतलब अगर माना जाए तो, ठीक है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है अभय जी, आपको जान के ताज्जुब होगा कि जापान की गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री बजट ला रही है अपने देश के लोगों को ये बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस से बचाने के लिए। सप्लीमेंट्री बजट का मतलब ये होता है कि जब आपके बजट में प्रोविजन नहीं किया जाता है एक्सपेंसेस का इतना कि जो कवर हो सके, या कोई आकस्मिक घटना हो जाए और उसको कवर करने के लिए यूजुअल बजट में यदि प्रोविजन नहीं है तो एक सप्लीमेंट्री बजट लाके वो प्रोविजन बनाया जाता है। तो ये किसी ने भी नहीं देखा था कि भाई युद्ध होगा खाड़ी में, नहीं पता था। भारत का ही बजट 1 फरवरी को आया, भारत कुछ नहीं कर रहा। भारत ने, सरकार ने मेरे और आपके सर पे जो है ढकेल दिया है बढ़ते हुए फ्यूल के दाम जो है कि भैया खुद निपटते बैठो, क्या करना है। जापान की सरकार सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से अपने देश के लोगों को पेट्रोल और डीजल पे सब्सिडी देने वाली है, फ्यूल सब्सिडी देने वाली है। जैसे मनमोहन सिंह के सरकार में होता था कि कितना भी ऊंचा चला जाए तेल, मैं और आप जो थे बचे हुए थे। सरकार का भैया काम ही क्या है? यदि सरकार समस्याएं हम ही लोग पे डाल दे तो फिर जनता को सरकार चुनने की जरूरत क्या है? सरकार किस दिन काम आएगी? सरकार का काम ही है कि जब हम समस्याएं में आए तो हमको ये बचाएं, जो जापान की सरकार कर रही है। तो जापान की सरकार सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से वहां के लोगों को बचा रही है, उनको सब्सिडी मिल रहा है फ्यूल और डीजल के ऊपर में। भारत के ऊपर में एक हफ्ते में, आपने सही कहा, 3 बार पेट्रोल प्राइसेस हाइक हुआ। जब क्रूड का दाम $60 पर बैरल था, तब भी नागपुर में मैं 105-108 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहा था। आज जो है क्रूड का दाम 90-100 रुपए डॉलर चला गया है। आज भी मैं 112-114 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि जो इतने सालों से, 11 सालों से $60-70 के आसपास में क्रूड का प्राइस था, इस सरकार ने मुझसे ज्यादा पैसे वसूले। तो वो जो ज्यादा पैसे उस टाइम में वसूले, उससे सब्सिडी दें और मुझे बचाएं, पर ये नहीं बचा रही है। क्यों नहीं बचा रही है? क्योंकि इनके पास अब वो पैसे ही नहीं है, और वो पैसे कोई डेवलपमेंट काम में खर्च नहीं हुए। ये पैसे खर्च हुए लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अपने लिए वोट खरीदने में। तो अब भारत सरकार के पास में पैसे नहीं है। तो भारत सरकार के पास में पैसे नहीं है, यदि भारत में बैठे हुए, मुझे समझ में आ रहा है, तो वर्ल्ड के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज हैं, एफपीआईज हैं, उनको भी समझ में आ रहा है। इसीलिए 1 जनवरी 2026 से लेके 27 मई 2025 के बीच में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस देश से 2.25 लाख करोड़ का माल, स्टॉक जो है बेच के निकल गए। यानी यह आता है लगभग $24 बिलियन के आसपास में। जापान, जिसके साथ मैं तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं भारत की, वहां पे $55 बिलियन का निवेश हुआ है इसी समय में, इसी अवधि में, 55 से 60 बिलियन डॉलर के बीच में। और भारत में इसी समय अवधि में $40 बिलियन निकाल लिया गया है। तो भारत जो है, जो 85 से 88% तेल आयात करता है, वो ही, उसकी तुलना यदि जापान से करे, एक और अन्य राष्ट्र जो इतना ही तेल मंगाता है, तो आप देखिए वहां पे पूंजी लग रही है और भारत से पूंजी निकल रही है। जापान के स्टॉक मार्केट को एक बड़ा ही अच्छा यार्डस्टिक है। नए परख के मेरे दर्शकों ध्यान से सुनना, ये कोई नहीं आपको बताएगा। जैसे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी रहते हैं 2 इंडेक्स, वैसे जापान में है टॉपिक्स, TOPIX, और दूसरा है निकाई 225। तो इसके रेशियो को बोलते हैं NT रेशियो,
N for Nikkei, T for टॉपिक्स। आज की डेट में एंटी रेशियो ऑल टाइम हाई चल रहा है 16.7। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये निकाई 225 बहुत हाई चल रहा है। हाई चलने का कारण यह है कि विदेशी निवेशक जो हैं वो मुख्यतः निकाई में पैसे लगाते हैं, जो एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड और बड़ी कंपनी का समूह है। और टॉपिक्स जो है वो अधिकतर घरेलू डोमेस्टिक जो कंपनीज इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है और ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका मतलब है एंटी रेशियो ऑल टाइम हाई है। इसका मतलब है कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स, जापान तेल आयात कर रहा है, जापान की हालत खराब है क्योंकि 88% तेल इंपोर्ट करता है, उसके बाद भी जापान में पैसा डाल रहे हैं। पैसा डालने का रीजन यह है कि जापान की इकोनॉमी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। वहां पे टोक्यो इलेक्ट्रॉन टाइप की बड़ी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। क्योक्सा होल्डिंग बहुत बड़ी कंपनी है। जापान के मार्केट ने एक साल में, पिछले एक साल में 60% का रिटर्न दिया है। जनवरी 1 से लेके मिड मई तक इन्होंने 20 से 21% का रिटर्न दे दिया है। तो जब इंपोर्ट ऑयल डिपेंडेंट कंट्री जापान विश्व भर से पूंजी जो है अट्रैक्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हवाई पिछले 11 साल से जो है वो गढ़ा गया और एक ऐसा तिलिस्म गढ़ा गया कि भारत जो है बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। और अब जब सही में टेस्ट हो रहा है भारत का कि भाई भारत के इकोनॉमी में इनहेरेंट कुछ पावर है भी कि भथोड़ेबाजी है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई इकोनॉमी जो है ये अंदर से हॉलो हो गई है। क्योंकि भारत सरकार ने तो खूबसूरत वो 11 साल थे जब ऑयल के प्राइसेस कम थे, उस टाइम में भारतीयों के ऊपर में टैक्स लगा लगा के जो पैसा इकट्ठा किया था, उस पैसे से डेवलपमेंट और इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के बदले अपने लिए ये वोट खरीदने, प्योर ब्राइट, सब बोलने से डरते। मैंने देखा यूट्यूब से लेके टीवी तक कोई पत्रकार ये सीधा आक्षेप नहीं लगाते इस सरकार के ऊपर में कि प्योर ब्राइट दे रही थी पिछले 11 साल से ये मोदी सरकार अपने लिए वोट खींचने के लिए। और उनको ये ब्राइट देने के जो पैसे आ रहे थे वो मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास के लोगों के शोषण और दोहन के माध्यम से आ रहे थे। तो अब हम देख रहे हैं कि स्थिति बहुत ही डावाडोल है अभय जी। और आई मीन अगर नेक्स्ट आपको क्या लगता है राजीव जी, ये जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये कहां तक जाएंगे? क्योंकि अब ये अब ऐसा तो नहीं है कि आप 6 महीने बाद बढ़ाएंगे। अब मेरे ख्याल से तो ये 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर जितने बढ़ाने होंगे सब बढ़ा देंगे। राहुल गांधी कहते भी हैं कि ये स्लो पॉइजन है, ये एक धीमा जहर है। मैं तो खैर, उन्होंने धीमा जहर कहा है, वो भी एक आलोचना का तरीका है, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जनता कोई उनकी इस बात से क्या प्रभावित है कि धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी अपने अभिव्यक्ति में थोड़े शालीन हो रहे हैं। मैं ये कहूंगा ये हिट एंड रन केस है, क्लियर कट हिट एंड रन है, कोई स्लो पॉइजन नहीं है। एक ही बार में स्ट्रीम रोलर के नीचे जो है आपको डाल दिया गया है। देखिए, हर देश के पास में एक विजन होना चाहिए नेताओं के पास में कि कल को यदि कोई हमारे ऊपर में प्रॉब्लम आ गया तो हम उससे निपटे कैसे। इस सरकार के पास में एक ही प्लान बी है, एक ही तरीके से ये समस्याओं के निपटारण पे जो है ध्यान देती है, और वो क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा माल खींच लो, बोनस ले लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ का एक कुशन तैयार किया था पिछले 70, 75, 80 सालों में हमारी इकोनॉमी को बुरे समय में बचाने के लिए, वो 9-10 लाख करोड़ का हमने देखा कि कुशन सबसे पहले शायद इन्होंने 2018 या 19 के टाइम में सबसे पहले एक बार इन्होंने खींचा था, फिर कोरोना के बाद खींचा, और अब ये रेगुलर फीचर हो गया। भाई वो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में पैसे हैं आपके, वो पैसे हैं बुरे दिन के लिए, ठीक है, जो रिजर्व जो कॉर्पस तैयार करता है। तो इस सरकार ने एक ही तरीका ढूंढ के निकाला है कि अगर आपके पास में पैसे कम पड़े तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से खींचो। आपने बोला कि ये समस्या कहां तक चलेगी। देखिए, गोल्डमैन की या मॉर्गन स्टैनली की किसी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि यदि ये युद्ध 2 से 3 महीना और खिंच गया तो $180 पर बैरल तेल के दाम जा सकते हैं। 180, यानी यहां से डबल, जो आज चल रहा है यहां से डबल होने की संभावना है। तो आप ये समझिए कि यदि नागपुर में मैं 115-116 रुपए लीटर पेट्रोल आज भरा रहा हूं, आपके दिल्ली में क्या मुझे नहीं मालूम,
तो आप ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि 250 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो सकता है अगर ये युद्ध खिंच गया। और अगर मैं इनकी रिपोर्ट मानूं आपकी तो बात सुन के मुझे, जब मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूँ, एक वो होते थे बाबा जय गुरुदेव, तो उनके मथुरा वथुरा के आसपास इस पूरे इलाके में काफी उनके भक्त होते थे बाबा जय गुरुदेव के। वो लोग गुलाबी पगड़ियां पहनकर और बोरा पहनकर जुलूस भी निकालते थे, और मथुरा में उनका बड़ा भव्य सफेद मंदिर भी था उनका। तो उन्होंने सारे हिंदुस्तान में जहां जहां उनके समर्थक थे, दीवारों पर लिखवा दिया था, वॉल राइटिंग करवा दी थी उन्होंने कि पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा। हाँ, अब वो पेट्रोल 200 रुपए लीटर आप बता रहे हैं कि हो सकता है। देखिए ये संभावना तब है यदि ये युद्ध खिंच गया 3 महीने। अब उसका कैलकुलेशन आप समझिए, वो जानना जरूरी है। कैलकुलेशन क्या, नहीं तो लोग बोलेंगे डरा रहे हो, अफवाह फैला रहे हो। देखिए क्या है, आज की डेट में हर दिन 2.5 मिलियन पर बैरल जो है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो पार्ट है 32 राष्ट्र वो निकाल रहे हैं, ठीक है। पर ये 2.5 मिलियन बैरल जो है वो कम पड़ रहा है। कम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से लगभग 8 से 9 मिलियन बैरल पर डे जो है वो तेल आ नहीं पा रहा है, ठीक है। वर्ल्ड की जितनी भी स्पेयर कैपेसिटीज है वो दुख की बात है कि गल्फ में है, ठीक है। वो कनाडा में और अमेरिका में यहाँ पे ज्यादा स्पेयर कैपेसिटीज नहीं है। तो जो भी वर्ल्ड की स्पेयर कैपेसिटीज है वो गल्फ में है। इन्हीं स्पेयर कैपेसिटीज से ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा करके या ऑयल का प्रोडक्शन कम करके एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से ओपेक जो है वो तेल के दामों को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रभावित करता है, ठीक है। अब ये स्पेयर कैपेसिटी भी यूज नहीं हो पा रहा। रोज 6 मिलियन बैरल पर डे जो है वो ऑयल का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन और सप्लाई के बनस्पत। तो यानी आप ये समझ लीजिए 28 फरवरी से युद्ध चल रहा है और आज 28 मई है। तो 28 मार्च, 28 अप्रैल, 28 मई, यानी 90 दिन हो गए। 90 दिन मल्टीप्लाई बाय आप ये कर लीजिए 10 मिलियन बैरल का स्टार्टिंग डे में कमी हो रहा था स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से। तो 1 महीने पहले इन्होंने निकालना चालू किया है। तो 60 दिन मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए तो 600 मिलियन बैरल आ रहा है। और अभी 1 महीने में ये घट के जो है 6 से 7 मिलियन बैरल का डेफिसिट रह गया है, ठीक है। यानी प्रोडक्शन कम हो रहा है और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, 6 से 7 मिलियन। तो 30 इंटू 6 भी कर लीजिए तो 180 यानी 200 पकड़ लीजिए। 600 और 200 800 मिलियन बैरल तेल जो है वो आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या फिर जो तेल के टैंकर्स घूम रहे थे समुद्र में रशिया के, ईरान के, उन्होंने जो तेल प्रोवाइड किया उससे अभी तक काम चल रहा था। अब इन्वेंट्री हो गई है डिप्लीट, इन्वेंट्री जो है वो हो गई एकदम कम। और अब यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही कि हर दिन 6 मिलियन बैरल ज्यादा कंजम्पशन होगा प्रोडक्शन से, तो उस कंजम्पशन को कम करने के लिए इकोनॉमी का जो सिद्धांत है वो क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम रहता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए प्राइसेस बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यदि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला और संधि नहीं हुई तो आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर में लगभग 800 से 900 मिलियन बैरल जो है वो और गायब हो जाएगा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और हर जगह से। तो मोटा मोटी कहने का अर्थ यह है आज की डेट में वर्ल्ड के जितने भी राष्ट्र हैं इनका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लगभग 1.2 बिलियन बैरल के आसपास में है और चाइना का इतना ही है। तो लगभग 2.5 बिलियन बैरल का हमारे पास में एक रिजर्व था। 2.5 मिलियन बैरल में से लगभग 1.25 बिलियन बैरल जो है यानी 800 और 800 1600 होता है, तो लगभग 2/3 जो है वो कंज्यूम हो चुका है। और आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से ज्यादा तेल निकाल भी नहीं सकते हो क्योंकि ये काम जो है ये यूज होता है रिफाइनरीज आइडल ना पड़े, क्योंकि एक बार बंद हो जाती है तो उसको खोलने में बहुत पैसा लगता है। तो उन सबको चलाने के लिए फिर पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो क्या रहते हैं, जमीन के नीचे बहुत लंबे लंबे जो है कुएं खोदे जाते हैं, टैंकर टाइप बनाए जाते हैं स्टील के मोटे मोटे, उस पर तेल डाला जाता है। तो उसके अंदर से प्रेशर द्वारा निकालने के लिए भी आपके पास में उतना सफिशिएंट होना चाहिए तेल। तो ये सब माध्यम से आप समझ लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा जब आप स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से भी तेल नहीं निकाल पाओगे। और वो समय ऐसा होगा जब तेल आपको दिखाई देगा $180, $200
डॉलर पर बैरल तक पहुंच जाएगा। और यदि वैसी स्थिति होगी तो भारत कंगाली और बदहाली के मुहाने पे पहुंचा हुआ आपको नजर आएगा। तो राजीव जी, अब जरा कोई ठोस बात की जाए। विश्लेषण से तो मैं आपके सहमत हूं। अभी आपने कहा कि अगर मान लीजिए 3 महीने तक होर्मुज नहीं खुला तो भारत में 200-250 रुपए तक 250 रुपए प्रति लीटर भी पेट्रोल बिक सकता है। अच्छा, 3 महीने तो बहुत दूर हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आप अंदाज लगा के बताइए, अगर 15-20 दिन होर्मुज नहीं खुला, जो कि हो सकता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ये जिस तरह से ट्रंप में और मुश्तबा खामनेई के अंदर अंताक्षरी चल रही है, वो अंताक्षरी जो है वो अगर 15-20 दिन और जारी रही अंताक्षरी, तो आपका क्या ख्याल है कि भारत में पेट्रोल और डीजल किस कीमत पे बिकता हुआ दिखाई पड़ेगा? ठोस बात बताइए। देखिए, भारत में तो इनके पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। इनके बैलेंस शीट जो भारत सरकार की, वो तो खोखली हो चुकी है। तो इनको जनता को ही पास ऑन करना पड़ेगा। तो भारत में 150 रुपए पेट्रोल आपको जाता हुआ बहुत जल्दी नजर आएगा। यदि ये 20 दिन आपने बोला है, 20 दिन तक अगर खिंच गया, मैं नागपुर के लिहाज से बोल रहा हूँ, ऑलरेडी 114-115 हो चुका है। तो यहाँ से 30 रुपए और बढ़ना जो है, 30-35 रुपए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए, देखिए मेरा क्या मानना है, फेथ बिरॉल जैसा व्यक्ति जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का चेयरमैन है, फेथ बिरॉल ने कहा था, और शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने बोला था कुछ दिनों पहले, कि यदि ये खाड़ी युद्ध मई एंड तक या जून स्टार्ट फर्स्ट वीक में नहीं खत्म होता है तो यूरोप के अंदर में प्लेन उड़ने बंद हो जाएंगे। तेल ही नहीं है यूरोप के अंदर में, ठीक है। जैसे तैसे तो भी कनाडा अमेरिका से उनको कुछ मिल पा रहा है। तो ये आप मान के चलिए कि आपने बोला 20 दिन और खिंच गया, 20-25 दिन, तो अभय जी त्राहिमाम वाली सिचुएशन आ जाएगी। ऐसे ही नहीं मोदी जी बोल रहे हैं सबको कि कोरोना से भी ज्यादा बुरे दिन आ सकते हैं। मैं कोई डरा नहीं रहा। आपके देश का प्रधानमंत्री जो है, मेरे देश का प्रधानमंत्री जो है, वही सार्वजनिक मंच से न जाने कितनी बार बोल चुका है, जनता से आह्वान कर चुका है कि भाई बाहर घूमने मत जाओ, सोना मत खरीदो, कोरोना से भी ज्यादा बुरे दिन आ रहे हैं। तो ये पैनिक जो है, ये हम तो फैला नहीं रहे, ये तो खुद ही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो कि चेता रहे हैं, और हम बोलेंगे तो बोलेंगे पैनिक फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, हम भी चेता ही रहे, ठीक है। और हम ये जो चेता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि दाम यदि बढ़े या और 25 दिन और युद्ध नहीं रुका और इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े तो भारत की स्थिति डावाडोल हो जाएगी। ये जो 1.4% करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट दिया था इस बजट में, 4.2% फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट दिया था, सब हिल जाएंगे, सब हिल जाएंगे। और आप रुपया जो देख रहे हो आज 95-96 चल रहा है, ये 100 तुरंत क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। आपको गीता गोपीनाथ जैसे लोग जो भारत से बाहर बैठे वो बोलेंगे क्या, अरे दिस इज जस्ट ए नंबर, है ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई साहब, बहुत फर्क पड़ता है ना। ये साइकोलॉजिकली जो है 100 क्रॉस करना, इट विल हैव ए मैसिव इंपैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स, ठीक है। भारत के लोग जो है वो घबराने, मतलब उनको, देखिए आज तो ऐसा है कि स्टॉक मार्केट भी स्थिर है, शांत है, ज्यादा उथल पुथल हो नहीं रही है, क्योंकि बार बार ट्रम्प ट्वीट कर देते हैं कि संधि होने वाली है, तो जो नीचे गिर रहा रहता है वापस ऊपर उठ जाता है। कम से कम 4 से 5 बार वर्ल्ड के पूरे, अमेरिका ही नहीं, इंडिया हर जगह के स्टॉक मार्केट को ट्रम्प ने बचा लिया। परंतु यदि ये मार्केट गिरना शुरू हुआ अभय जी, तो आप ये समझिए बहुत ही, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही इसके खतरनाक परिणाम होंगे। इसीलिए खतरनाक परिणाम होंगे, 2019 में भारत में डीमैट अकाउंट थे मात्र 4 करोड़, 3.9 करोड़ थे उस टाइम में जी। 2025 के एंडिंग में भारत में डीमैट अकाउंट 23 करोड़ हो गए जी। और मैं जब फॉर्च्यून में था, मुझे खुद कई बैंकर्स ने बोला था कि भाई हम डिपॉजिट ग्रोथ बैंक्स का ज्यादा हो नहीं पा रहा, क्योंकि जो भारत का रिटेल इन्वेस्टर है वो बैंकों में पैसे रखने के बदले स्टॉक मार्केट में डाल रहा है, एसआईपी कर रहा है। तो बैंकों का जो सबसे बड़ा, आप ये कह लीजिए कि ईर्ष्यालु कॉम्पिटिटर जो हो गया था, वो हो गया था स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट पूरा पैसा खींच लिया है पिछले 2-3 सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स का, बैंक के पास में डिपॉजिट नहीं गया। अब ये जो पैसा गया है स्टॉक मार्केट में, यदि ये नीचे आने लग गया अबे जी, ये जैसे तैसे एलआईसी और एसबीआई म्यूचुअल फंड के माध्यम से रोक ले रहे हैं, कैसे तो भी एफआईएस बेच रहे हैं। और ये रिटेल जो एसआईपी कर रहा था अभी तक, जिसने मार्केट को बुरी तरीके से धराशायी होते हुए अभी तक नहीं देखा है,
ये बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2000 में कैसे मार्केट गिरा था, 2008 में कैसे मार्केट गिरा था, .com के टाइम में, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में, ये अभी तक इन्होंने अनुभव नहीं किया। ये जब देखेंगे कि इनका एसआईपी किया हुआ इन्वेस्टमेंट एक महीने में 20%, 25% नीचे आ गया, तो ये सारे एसआईपी रुक जाएंगे और हो सकता है कि बहुत सारे लोग बेचना चालू कर दे, अपना माल और पैसा लेना चालू कर दे। यदि ये होगा तो इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा, इसका बहुत ज्यादा जो है वो आप ये समझ लीजिए कि ये रोल ओवर होगा इफेक्ट, और वो स्थिति भारत के लिए बहुत ही खतरनाक होगी। और ये जान के सरकार ने ये स्ट्रक्चर इकोनॉमी का दिया था। पहले भारत में लोग पूंजी को बचाते थे बैंकों में सेविंग के माध्यम से, ये पूरे भारत को जुआरी बना दिया मोदी सरकार ने। सारे खेलो इंडिया खेलो और जुआरी बन के जो है सुबह 9:15 बजे से स्टॉक मार्केट में लग जाते। अभी तक मार्केट बचा हुआ था तो खेलो इंडिया खेलो चल रहा था, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी के माध्यम से पैसे डाल रहा था। अब हो ये गया है कि रिटेल इन्वेस्टर एआई के आने के बाद से एक तरफ से नौकरियां खो रहा है, दूसरी तरफ इंडियन इकोनॉमी की बैंड बाजा बारात बज रही है, एफआईज पैसे निकाल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मार्केट को कौन संभालेगा? मार्केट को संभालेगा कौन? ये रिटेल संभाल रहे थे, रिटेल ने देखा गिर गया, ये भी भागेंगे तो स्टॉक मार्केट का एक तो ये दृष्टिकोण है कि मार्केट में क्या हो रहा है, वो तो आपने अच्छी तरह बताया, हमेशा बताते हैं आप, बताना जरूरी भी है। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत 125 रुपए, उससे ऊपर 130 रुपए, 35 रुपए या 150 रुपए तक पहुंच गई 20-25 दिन के अंदर, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये 20-25 दिन के अंदर होर्मुज खुलने वाला है, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो ईरान नहीं चाहता, ईरान नहीं कर रहा है। ईरान जो कहता है, अमेरिका कहता है हम इसको मानते नहीं। युद्ध भी कर, उस तरह की लड़ाई भी नहीं कर रहे, लेकिन वो माहौल उसी तरह का बना हुआ है, होर्मुज बंद है, असली बात ये। तो ऐसी स्थिति में ये तो मुझे लगता है आपकी भविष्यवाणी सही होकर रहेगी कि ये 150 रुपए पेट्रोल और डीजल करना पड़ेगा सरकार को, वो मात्रा। देखिए इकोनॉमी, अगर आप ये जानना 150 चाह रुपए रहे हो गया, एक मिनट, अगर ये 150 रुपए हो गया तो लोगों की ये रोजमर्रा की जिंदगी है। एक तो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, एफआईआई क्या निकाल रहे हैं, भारत में एफडीआई कितना आ रहा है, एक तो ये एक मैक्रो नजारा है जो आप देते ही हैं हमेशा। ये रोजमर्रा की जिंदगी जो है ना, उसमें क्या हाल होगा। भारत के तो 80% लोग जो हैं वो लो इनकम कंट्री है ना भारत तो। जी देखिए इकोनॉमिक की तो स्थिति बुरी होगी, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों से लोगों से अभी से आगाह कर रहे हैं कि कोरोना से भी बुरे दिन आने वाले हैं, आप लोग थोड़ी अपने घर की बैलेंस शीट संभाल लीजिए। उनका हथकंडा दूसरा है राजीव जी, उनका हथकंडा दूसरा है। उनका हथकंडा ये है कि वो अपनी विफलताएं जो हैं, एग्जैक्टली की विफलताएं खाड़ी युद्ध में फोड़ना चाहते हैं, कभी कोरोना फोड़ा था, ये करना चाहते हैं। एग्जैक्टली मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं। तो ये देश का प्रधानमंत्री क्यों बोल रहा है? वो देश का प्रधानमंत्री इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि 11 साल पिकनिक बनाया है उन्होंने, 60 से $70 पर बैरल रहा, और जो पैसे आए उससे इन्होंने मेट्रो रेल, स्पीड मेट्रो रेल बंबई से अहमदाबाद बनाएंगे, उसमें खर्चा कर डालने, अनाप शनाप जगहों पर पैसे खर्च किए। भारत की इकोनॉमी को जो संभालना चाहिए था, जो बेरोजगारी जो बढ़ी है उसमें इनको एवेन्यूज निकालने चाहिए थे, इन्होंने ये सब मार्केट के भरोसे छोड़ दिया। भारत सरकार ने भारत की इकोनॉमी को संभालने के बदले मार्केट के भरोसे जो है इस देश की इकोनॉमी और इस देश की जनता को छोड़ दिया। अब मार्केट जो है वो पलट के कोड़े बरसा रहा है और इनके पास में कोई प्लान भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक सिंपल डिफेंस का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि एयरफोर्स आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स मेरे संपर्क में बात करते हैं। जो ये अग्निवीर की स्कीम है, एक समय ऐसा था कि डिफेंस जो था वो रूरल लोगों में, मतलब जो गांव देहात में अपने बच्चे हैं उनको बहुत बड़े माध्यम पे रोजगार देता था। ये सिर्फ डिफेंस जो है सिर्फ देश की रक्षा नहीं था, ये निचले तबकों से लोगों को उठा के उनको उनके अंदर डिसिप्लिन डाल के उनको शिक्षित बना के उनको एक समाज में इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स जो है वो देता था। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। अग्निवीर लाके जो इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था इंडियन डिफेंस, आपने उसको खत्म कर दिया। कल ही रात में कोल इंडिया के एक ऑफिसर के साथ मैंने डिनर किया, उन्होंने बताया कि भाई साहब कोल इंडिया पूरी खाली होगी अंदर से, सब टेंडर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिल रहा है। कोल इंडिया में लाखों वैकेंसीज पड़ी हुई है, भरी नहीं जा रही है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि हर जगह भारत सरकार ने
मार्केट के भरोसे इस देश की इकोनॉमी को छोड़ दिया। जो भारत सरकार का कर्तव्य था वो निभाया नहीं। एविएशन, एयर इंडिया टाटा को दे दिया। तो आपने जब हर जगह प्राइवेट लोगों को लेके आ गए, प्राइवेट कंपनीज लेके आ गए, तो आपके हाथ में ज्यादा कुछ पावर बचा नहीं है। और आपकी विफलता इसी चीज से बचती है कि आपने जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए अपने सारे उत्तरदायित्वों को मार्केट और प्राइवेट प्लेयर्स के भरोसे छोड़ दिया और खूब वाहवाही लूटी आपने। और अब जब लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देते नहीं बन रहा। देखिए, सब्जी से लेके तो दाल तक हर चीज के दाम बढ़ेंगे यदि पेट्रोल ऊपर चला गया तो। देश फर्टिलाइजर की समस्या से जूझने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड का 33% से लेके 40% फर्टिलाइजर जो है, नाइट्रोजन रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके, वो सारे गल्फ से आते थे, वो सारे रुक गए। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने में, वो गल्फ से आता था, वो रुक गया। तो एक समय ऐसा आएगा जब किसान खेती तो करना चाहेगा पर खेत में डालने के लिए उर्वरक नहीं मिलेगा उसको। और वहीं भारत सरकार की विफलता नजर आएगी कि भाई जो इतनी बेसिक चीज है वो तक आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। आज 700 से 800 रुपए दाम बढ़ गए। आपको मैं जानकारी दे दूं, नाइट्रोजन ओरिएंटेड जो फर्टिलाइजर है, पिछले 5 से 7 दिन में जो 1700 रुपए की बोरी मिलती थी वो 2500 रुपए के ऊपर की चली गई है। मवेशी को चारा खिलाने वाला जो एक बोरी रहता था, जो मेरे घर में दूध देने आता है, वो बता रहा है भैया 100 रुपए हर बोरी पे बढ़ गया दाम। तो आप ये समझिए कि स्थिति जो है वो निचले लेवल से अब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ है। अभी महंगाई जो निचले लेवल पे आई है, निचले लेवल से हम तक पहुंचते पहुंचते ये लगेगा 1 महीना ज्यादा से ज्यादा। आपको दूध के दाम से लेके तो फर्टिलाइजर तक, खाने पीने की हर चीजों में इसका असर नजर आएगा। कुल मिला के आपकी बात का लब्बो लुबाब ये है, जी, हम लोग अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं, कि अगर अगले 20 दिन में होर्मुज नहीं खुला और इसी तरीके से खामनेई साहब और ट्रंप साहब जो हैं, ट्रंप चचा दोनों आपस में अंताक्षरी करते रहे, धमकी की और डील की, धमकी डील, धमकी डील, धमकी डील, यही करते रहे, तो तेल में पहले से आग लगनी शुरू हो गई है। उसके बाद धू-धू करके तेल जलेगा, साथ में उसी में भारतीय अर्थव्यवस्था भी स्वाहा होती चली जाएगी और साथ में आम भारतवासी का बजट भी उसके अंदर गिर के स्वाहा हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत ही सुंदर चर्चा के लिए और तथ्यपूर्ण और आंकड़ागत चर्चा के लिए धन्यवाद।